दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी कहानी का विकास। इस वीडियो में हम हिंदी कहानी के विकास यात्रा को समझेंगे, साथ ही जानेंगे हिंदी कहानी को कुल कितने युगों में बांटा गया है और साथ ही साथ हम अंत में कहानी के प्रमुख तत्वों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हिंदी कहानी का विकास। दोस्तों, कहानी कहना सुनना मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता रही है और इसके माध्यम से उसने अपनी सामाजिकता का भी विकास किया है, क्योंकि कहानी ने यदि उसका मनोरंजन किया है तो उसे जीवन के उपयोगी उपदेश भी दिया है। कहानी वाचिक परंपरा की देन है, किंतु जब हम कहानी के आधुनिक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कहानी घटनाओं का संयोजन मात्र ही नहीं, बल्कि मानव जीवन की जटिलताओं, विद्रूपताओं और उसके अंतर्विरोधों को भी व्यक्त करने का सशक्त साहित्यिक रूप है। इसलिए आज भी ये एक लोकप्रिय विधा है। भारतवर्ष में अगर देखें तो आप देखिए कि भारतवर्ष में कहानी वैदिक काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में कहानी गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलती है। महाभारत छोटी छोटी कहानियों का भंडार है। इसी प्रकार जैन धर्म के नंदी सूत्र भी कहानियों के भंडार हैं। कहानी के प्रारंभिक युग में आचार्य गूढ़ाढ्य की बृहत कथा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप जान लीजिए कि इस ग्रंथ में यानी आचार्य गूढ़ाढ्य की बृहत कथा में जो है बहुत ही सरस और रोचक भाषा में कहानियाँ संग्रहित हैं। संस्कृत साहित्य की कहानी परंपरा में कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और हितोपदेश कहानी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और दुनिया भर के विद्वानों ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ कथा शैली के रूप में स्वीकार किया है। इसी कारण दुनिया भर की लगभग सभी भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। भारत में अगर देखें तो अरबों के आगमन या प्रवेश के साथ ही अरब की अरेबियन नाइट्स के द्वारा कहानियों का दूसरा युग प्रारंभ हुआ। इस युग में आध्यात्मिक प्रेम की कथाएं लिखी गईं और इनके अतिरिक्त हास्य विनोद की कहानियां जैसे वीरबल विनोद आदि लिखे गए। और अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लेकिन उसके पहले भी कहानी के रूप में कुछ रचनाएं आ चुकी थीं। अगर देखें तो सन 1803 में मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई और 1900 यानी सन 1900 में आधुनिक हिंदी कहानी के मौलिक लेखन का श्री गणेश प्रयाग से प्रकाशित सरस्वती पत्रिका से हुआ था। और आप जान लीजिए दोस्तों, इस पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई थी, जिसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का भी श्रेय दिया जाता है। कुछ विद्वान बंग महिला की कहानी दुलाई वाली जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, उसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। तो हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी के आसपास किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती से माना जाता है और हिंदी कहानी में मुंशी प्रेमचंद के योगदान को देखते हुए और प्रेमचंद को आधार मानकर 4 प्रमुख चरणों में प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्रोत्तर यानी नई कहानी युग में बांटा गया है। और कहानी की विकास यात्रा अगर हम देखें तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो प्रेमचंद पूर्व का युग था 1900 से 1915, इस काल में हिंदी कहानी का जन्म हुआ और ये मुख्य रूप से जासूसी, तिलस्मी और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित थी। इस दौरान पत्र पत्रिकाओं में कहानियों को मंच प्रदान किया और इस काल की कहानियों में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो 1900 में, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल 1902 में, बंग महिला की दुलाई वाली 1907 में और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्भुत कहानी उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सन 1900 में आधुनिक हिंदी की कहानी सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई थी। सन 1909 में काशी से यानी वाराणसी से इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1911 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम प्रकाशित हुई।
1911 से 1927 तक कहानी का विकास काल रहा। इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी सुखमय जीवन, विश्वंभर नाथ की परदेश 1912 में, राजा राधिका रमण सिंह की कानों में कंगना 1913 में, ये मासिक पत्रिका इंदु में प्रकाशित हुई कहानियाँ थीं। सन 1914 में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की गृहलक्ष्मी और 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष कथा साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी भी प्रकाशित हुई थी। और हिंदी कहानी को जनजीवन से जोड़ने और उसके क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करने का श्रेय प्रेमचंद को है। और आप जान लीजिए कि यथार्थ जीवन को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर उन्होंने समाज की रूढ़ियों, धर्म के बाह्य आडंबर, राजनीति के खोखलेपन, उत्कट देश प्रेम, आर्थिक विषमता, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग के शोषण का जीवंत सशक्त चित्र खींचा है। और मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवादी आदर्शोन्मुख कहानी लेखन का सूत्रपात किया। वे अपनी आरंभिक कहानियों में घटनाओं को महत्व देते थे, पर धीरे धीरे उनकी दृष्टि चरित्र की ओर गई। अंततः मनोवैज्ञानिक अनुभूति को ही उन्होंने अपनी कहानी का आधार स्वीकार किया और ग्राम्य जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानियाँ पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, सुजान भगत, पूस की रात, कफन आदि सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी कहानी का जो सर्वश्रेष्ठ युग है या जिस युग के नाम पर हिंदी कहानी का विकास क्रम को बांटा गया है उसमें प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद युग 1915 से 1936, जो प्रेमचंद युग है हिंदी कहानियों का वो 1915 से 1936 तक माना जाता है, याद रखिएगा। और मुंशी प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी में क्रांतिकारी बदलाव आया। कहानी लोक कथा और कल्पना से निकलकर सामाजिक यथार्थ, किसान, गरीब, राष्ट्रीय चेतना से जुड़ गई। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, पूस की रात और कफन जैसी कालजयी कहानियाँ लिखी। उनके नेतृत्व में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की नींव पड़ी। और इस युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकारों में जयशंकर प्रसाद और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक थे। कहानी विकास के युग में अधिकांश कहानीकार प्रेमचंद की शिल्पकला के अनुगामी रहे। सियाराम शरण गुप्त की कहानियाँ यथार्थ पृष्ठभूमि पर निर्मित होकर भी आदर्शवादी जीवन पर अधिक बल देती हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानियों का लेखन किया, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थ की प्रवृत्ति अधिक रही है। और आप देखिए प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में जयशंकर प्रसाद का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहानी में भावमूलक आदर्शवादी परंपरा की नींव डाली। उनकी कहानियाँ कभी गीत काव्य की संवेदना से प्रेरित तो कहीं महाकाव्य की संवेदना से प्रेरित होकर लिखी गई। कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ आकाशदीप और पुरस्कार उनकी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। प्राचीन भारत की वैभवपूर्ण सांस्कृतिक झांकी का चित्रण जयशंकर प्रसाद की कहानियों में देखने को मिलता है। हिंदी कहानी के संक्रांति युग या संक्रमण काल में कहानी व्यक्तिपरक और भावपरक हो गई। जैनेन्द्र ने नैतिक मान्यताओं के आधार पर अपने चरित्र खड़े किए। अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी के पात्र अहंग और विद्रोह की भित्ति पर खड़े हुए। अज्ञेय की शत्रु कहानी इसका उदाहरण है। इस युग में आकर पात्रों के मन में उठने वाला अंतर्द्वंद जो है वो बाहरी घटनाओं से संबंधित नहीं रहा। अब अवचेतन मन की आंतरिक प्रवृत्तियां जो हैं वो उनके बाह्य व्यापारों का संचालन करने लगी। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में घटनाओं और कार्यों की अपेक्षा मानसिक ऊहापोह के विश्लेषण को प्रधानता दी और अज्ञेय ने अपने चरित्रों में वैयक्तिकता को अधिक प्रश्रय दिया। तो ये जो कहानी है, जब हम कहानी के काल का विभाजन करते हैं तो प्रेमचंद के बाद यानी प्रेमचंदोत्तर युग जो 1936 से 1950 तक चलता है, उसमें हिंदी कहानी में नई विचारधाराएं जुड़ी। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी ने कहानियों को समाज से हटाकर व्यक्ति के मन के भीतर गहराई यानी मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आधारित कर दिया। दूसरी ओर यशपाल और भगवती चरण वर्मा जैसे लेखकों ने प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा को कहानियों का युग बनाया। मार्क्सवादी विचारधारा की जो पोषक कहानियाँ रहीं उसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण मिलता है। प्रगतिवादी कहानीकारों ने धार्मिक अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़ियों, समाज में चले आ रहे शोषण चक्र का तीव्रता के साथ विरोध और खंडन किया।
उन्होंने व्यक्ति के रूप में न देखकर समाज के माध्यम से देखा और पूरे इतिहास का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया कि उत्पादन के साधन जब तक उत्पादनकर्ता के हाथों में न आएंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और इस संघर्ष की सशक्त अभिव्यक्ति यशपाल की कहानियों में देखने को मिलती है। अन्य कहानीकारों में रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन आदि उल्लेखनीय हैं। इसके बाद जो चौथा चरण आता है कहानियों के विकास का, वो स्वातंत्रोत्तर युग या नई कहानी आंदोलन है जो 1950 के बाद आता है। तो आज़ादी के बाद का मोहभंग, शहरीकरण की जटिलता और बदलती पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों ने कहानी का रूप बदल दिया। 1950 के दशक के बाद नई कहानी आंदोलन, जिसके प्रमुख आधार मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव थे, उन्होंने शुरुआत की। बाद के दशकों में साठोत्तरी कहानी, अकहानी और समकालीन कहानी के रूप में दलित, आदिवासी और स्त्री विमर्श जैसे ज्वलंत विषयों पर कहानियाँ लिखी गई हैं। आप देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहानी ने नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए। देश के सामने नए दृष्टिकोण उभरे, जीवन मूल्यों में परिवर्तन आया और कहानी में शिल्प के नए प्रयोग होने लगे। सोच और चिंतन में परिवर्तन आया। इसमें निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, ज्ञान रंजन आदि कहानीकार प्रमुख रूप से उभरे। समकालीन कहानी का रचना संसार अपने आसपास के परिवेश से निर्मित है। जीवन की अनेक समस्याओं को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया गया है और इस काल में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर ने नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। उसके बाद सचेतन कहानी और अकहानी जैसे आंदोलन शुरू हुए। तो ये तो था कहानी का विकास क्रम। अब आइए देखते हैं कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। दोस्तों, कहानी के 6 मूल तत्व हैं: विषय वस्तु या कथानक, चरित्र, संवाद, भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। आइए इन सब के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहानी का पहला मूल तत्व कथानक या विषय वस्तु है, जिसको कहानी का प्लॉट कहते हैं। तो प्रत्येक कहानी में कोई न कोई घटनाक्रम अवश्य होता है और कहानी में वर्णित घटनाओं के समूह को कथानक कहा जाता है। कथानक किसी कहानी की आत्मा है, इसलिए कथानक की योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी घटनाएं और प्रसंग एक दूसरे से जुड़े रहें, उसमें बिखराव या विरोध न हो। मौलिकता, रोचकता, सुसंगठन, जिज्ञासा, कौतूहल की सृष्टि अच्छे कथानक के गुण होते हैं। साधारण से साधारण कथानक को भी कहानीकार कल्पना और मर्मस्पर्शी अनुभूतियों से सजाकर एक वैचित्र्य और आकर्षण दे सकता है। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व चरित्र या पात्र होता है, क्योंकि प्रत्येक कहानी में कुछ पात्र होते हैं जो कथानक के सजीव संचालक होते हैं। इनमें एक और कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है, दूसरी ओर हम कहानी में इनसे या पात्रों से आत्मीयता या आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। कहानी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पात्र होते हैं। पहला वर्गगत, यानी अपने वर्ग की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे व्यक्तिगत, वे पात्र जिनकी निजी विशेषताएं होती हैं। कहानी, इसमें पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। लेखक की दृष्टि मुख्य पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है, इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होना चाहिए। कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रमुख पात्र का चरित्र ही क्षण भर के लिए अमिट प्रभाव छोड़कर चला जाए। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उनकी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। संवाद देखिए, संवाद यानी डायलॉग भी कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कहानी में पात्रों के वार्तालाप संवाद कहलाते हैं। ये संवाद कहानी को सजीव और प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं और पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं। कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करने और उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवाद का सबसे बड़ा गुण है जिज्ञासा और कौतूहल उत्पन्न करना, और इन सब कार्यों का संपादन तभी हो सकता है जब कहानी के संवाद पात्र, परिस्थिति और घटना के अनुकूल हों। ये संवाद संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होने चाहिए। चरित्रों को उभारने वाले, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। कहानी का अगला महत्वपूर्ण तत्व भाषा शैली है। तो कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल संवेदना को व्यक्त करने की पूरी क्षमता हो। कहानीकार का दायित्व और उसकी रचना शक्ति का सच्चा परिचय उसकी भाषा से मिलता है।
भाषा की दृष्टि से सफल कहानी वही मानी जाती है जिसकी भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी और विषय और पात्रों के अनुकूल हो। वह ओज, माधुर्य और गुणों से युक्त हो। जहाँ तक शैली का संबंध है, उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता और प्रभावितता या प्रभावात्मकता होनी चाहिए। शैली का संबंध कहानी के संपूर्ण तत्वों से है। कहानीकार इन शैलियों में कहानी लिख सकता है, जैसे वर्णन प्रधान शैली, आत्मकथात्मक शैली, पात्रात्मक शैली, डायरी शैली, नाटकीय शैली और भावनात्मक शैली। कहानी के लिए सरस संवादात्मक शैली अधिक उपयुक्त होती है। अब आइए, अगला जो है वो पांचवा जो तत्व है वो वातावरण है, यानी परिवेश है। वातावरण का अर्थ उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिसमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं और जिसमें कहानी के पात्र संचालित हो रहे हैं या सांस ले रहे हैं। सफल कहानी में देश, काल, प्रकृति, प्रवेश आदि के प्रभाव की सृष्टि के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। वातावरण की सृष्टि से कहानी हृदय पर मार्मिक प्रभाव की अभिव्यंजना करती है और कहानीकार पूरे संदर्भ में सामाजिक परिवेश को देखता है, उसका यथार्थ वर्णन करता है। वातावरण के माध्यम से वो कहानी में एकांतिक प्रभाव लाने की स्थिति उत्पन्न करता है और सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय बनाता है। जैसे उसने कहा था, पुरस्कार जैसी कहानियों की प्रभावान्विति में वातावरण का सहयोग देखा जा सकता है। लास्ट में जो कहानी का छठा प्रमुख जो अंग है या जो भाग है वो है उद्देश्य। कहानी की रचना का उद्देश्य ऐसे तो मनोरंजन माना जाता है, लेकिन मनोरंजन ही कहानी का एकमात्र उद्देश्य नहीं, क्योंकि कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। आज की कहानी मानव जीवन के किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करती है और कहानी द्वारा जीवन सत्य की व्याख्या और मानवीय आदर्शों की स्थापना भी की जाती है। आकार में लघु होने के उपरांत भी कहानी महान विचारों का वहन करती है, ये लोगों को शिक्षा देती है और हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे भारतीय हिंदू युग की कहानियों का मुख्य स्वर सामाजिक सुधारवादी और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। प्रेमचंद की कहानियाँ मध्यम वर्ग के सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। जैनेन्द्र की कहानियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमुख है। तो जो नई कहानियां हैं उसमें सामाजिक जीवन की विसंगतियों और जीवन के अभावों, निराशाओं, कुंठाओं का सटीक चित्रण हुआ है। तो स्पष्ट है कि कहानी का उद्देश्य कहानीकार के दृष्टिकोण और विषय वस्तु के अनुकूल होता है। कहानी जो है वो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद होनी चाहिए, समाज को सुधारने वाली होनी चाहिए और जिस पक्ष पर जो कहानी लिखी जा रही हो वो अपने उद्देश्य में सफल होनी चाहिए, तभी वह एक सफल और सटीक कहानी मानी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी कहानी का विकास, उसके चरण और हिंदी कहानी के तत्वों के बारे में जाना, जो विभिन्न परीक्षाओं के यानी BA स्नातक, MA यानी परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।